एज ए इंडियन हम सब लोगों गलती करते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप बिल्कुल मत करो। रिसेंटली जापान में इंडियंस की तादाद काफ़ी बढ़ते जा रही है। हर साल काफ़ी इंडियंस जापान में पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए आ रहे हैं, बट उनमें से काफ़ी लोग 1 या 2 साल के बाद में रिग्रेट करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में से आधी इन्फॉर्मेशन लेके जापान में आते हैं और फिर कुछ साल के बाद में उनको रिग्रेट होता है। गलत इन्फॉर्मेशन और अजम्पशन की वजह से उनका जो लाइफ है जापान में वो स्टेबल नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होती है और काफी मिस्टेक्स वो यहाँ पर आने के बाद करते हैं। मैं जापान में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि आपके लाखों रुपए बचाने वाली है और साथ ही में आपका सालों का करियर भी बचाएगा और आपको जापान में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। डोंट कम विदाउट लर्निंग जैपनीज। अब ये सुन के आपको थोड़ा बेसिक लग सकता है, यार हमको तो पता है अभी जापान जाना है तो जैपनीज तो सीखना ही पड़ेगा। आप जैपनीज तो सीख लेते हो बट आप हॉबी लर्निंग करते हो, जैसे कि आप ड्यूलिंगो से या फिर यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज से या फिर कोई पीडीएफ से आप थोड़ा बहुत ग्रीटिंग्स या थोड़े बहुत वोकैबुलरी सीख लेते हो और बस आपको लगता है कि इतनी जापानीज में मेरा जापान में काम चल जाएगा। बट नहीं, आप अगर हॉस्पिटल में जाओगे, वार्ड ऑफिस में जाओगे, पुलिस स्टेशन में अगर आपको जाने का कभी काम गिर रहा है, सुपरमार्केट में या फिर कहीं पर भी अगर आप जा रहे हो तो आपको जापानीज में ही बात करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि आप आने से पहले जापान में एटलीस्ट N4 कर लो और आपको अगर आप N3 भी करके आ रहे हो या फिर N2 अगर आप जापान में आने के बाद कर रहे हो, तो आप अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो या फिर उसी सेम कंपनी में आपको प्रमोशन वगैरह चाहिए तो N3 N2 लेवल अगर आपके पास में है तो आपको ग्रो करने के लिए काफी हेल्प करेगा। डोंट डिपेंड ऑन द पार्ट टाइम जॉब। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जापान में आने के बाद में ये सोचते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करके उनका खाने पीने का खर्चा निकल जाएगा और वो काफी पैसा बचा सकते हैं और उसी पे डिपेंड होते हैं, बट नहीं, आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि जापान में जो हाउस होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टैक्सेस और बाकी खर्चे भी जो होते हैं, उसमें आपका पार्ट टाइम का जो सैलरी होता है उससे वो गुजारा उतना आप कर नहीं पाओगे। तो अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ में अगर आप पार्ट टाइम भी यहाँ पर कर रहे हो उसकी भी लिमिट होती है 28 आवर्स। आप वीकली पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। अगर आप 2 या 3 पार्ट टाइम जॉब इलीगली कर रहे हो या फिर 28 घंटे के ऊपर कर रहे हो तो वो इलीगल माना जाता है और आपको अटेंडेंस भी रखना होता है पढ़ाई करते वक्त। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉलेज मिस करके आप पार्ट टाइम करोगे, एक्स्ट्रा पैसे कमाओगे, तो ये गलती मत करना, क्योंकि आपको जब वीजा रिन्यूअल करना पड़ेगा, वीजा चेंज करना पड़ेगा, तो ये सब चीजें चेक की जाती है। अगर इसमें अगर कुछ दिक्कतें उनको दिखी तो इमिग्रेशन ऑफिस आपको वीजा रिन्यूअल नहीं देगा और आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड, देखो जापान एक्सपेंसिव तो है बट आपके अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे होते हैं वो ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपका डोर का चाबी है वो गुम होकर आपको नया लॉक का चाबी बनवाना है, डोर खुलवाना है, तो इंडिया में जैसे कि हम नया चाबी बनवा लेते हैं 50-100-200 रुपए देके, जापान में उसका 20 से 50 हजार येन लगता है। मैंने भी एक बार चाबी खो दी थी मेरी जब मैं जापान में फर्स्ट टाइम आया था, उसको नया बनवाने के लिए मुझे 25,000 येन देना पड़ा था। और ऐसे बहुत खर्चे होते हैं। अगर आप जापान में ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, ओसाका जा रहे हो फॉर एग्जांपल, टोक्यो से ओसाका, बुलेट ट्रेन का खर्चा आपका 30,000 येन हो जाएगा, होटल का अलग से, खाने पीने का अलग से। तो ऐसे छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और इसलिए आपको जापान बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग सकता है। इसलिए आपको इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हो तो उसका भी खर्चा यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। भले आपके पास में इंश्योरेंस कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, बट स्टिल जापान में हॉस्पिटल थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए आपको इमरजेंसी फंड रखना जरूरी है। और हाँ, जापान में अगर आप मूव आउट भी कर रहे हो या नया घर ले रहे हो तो उसका की मनी, डिपॉजिट मनी, और अगर आपको मूव आउट करना है तो मूव आउट फी भी काफी ज्यादा होता है। तो ये सब खर्चे मिला के जापान थोड़ा आपको एक्सपेंसिव लग सकता है। एवरी स्टूडेंट कैलकुलेट ट्यूशन फी बट नॉट लिविंग एक्सपेंसेस। देखो जापान में अगर आप पढ़ाई करने के लिए भी आ रहे हो या फिर रहने के लिए भी आ रहे हो, बट ज्यादातर केस में स्टूडेंट लोग क्या करते पता है, ट्यूशन फी देखते हैं कि कॉलेज का फीस कितना है, बट ये नहीं देखेंगे कि उनका रहने का खर्चा यहाँ पर कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे लिविंग कॉस्ट डिपेंड करेगा आपके लाइफ स्टाइल पे, बट स्टिल ऑन एन एवरेज अगर देखो तो यहाँ पे जो खर्चे है उसके अंदर आपका रहने का, खाने का, टैक्सेस एंड आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, और आप ईयरली देने वाले हो रहने का कॉस्ट यानी रेसिडेंस टैक्स जो होता है वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ता है। और उसी के साथ में यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, फोन, इंटरनेट, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे हो तो उसके भी खर्चे यहाँ पे हो जाते हैं। तो आपका जो ट्यूशन फी है, कॉलेज फी है, उसके साथ में आपको ये भी खर्चे सारे मिलाने पड़ेंगे और पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। काफी स्टूडेंट जो कि जापान में पढ़ाई करने का अभी प्लान करने वाले हैं, बैचलर या फिर मास्टर्स के लिए, फिर और भी कोई एजुकेशन के लिए जापान में आने का प्लान कर रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं एजेंसी के ऊपर, एजेंट्स के ऊपर। वो ऐसा सोचते हैं कि एजेंट्स उनका जापान में एडमिशन करवा देंगे, जॉब दिलवा देंगे, ये होप से उनके पास वो जाते हैं। बट क्या आपको पता है कि सारे एजेंट्स, ऑलमोस्ट कोई भी एजेंट्स आपके करियर के बारे में इतना नहीं सोचेगा। उनके कुछ यूनिवर्सिटी से टाइप होते हैं जो कि चाहते हैं कि आप वहीं पर जाओ, क्योंकि उनका कमीशन वहाँ पर फिक्स होता है। वो नहीं चाहेंगे कि आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाओ या कोई अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करो, क्योंकि अच्छे कॉलेज में अगर आपको पढ़ाई करना है तो उसके लिए आपको SOP बनाना पड़ेगा, गुड रिकमेंडेशन आपको बनाने पड़ेंगे, कॉलेजेस को रिसर्च करना पड़ेगा, प्रोफेसर को रीच आउट करना पड़ेगा, आपका रिसर्च प्लान उनको सबमिट करना पड़ेगा, कस्टमाइज ईमेल सबके लिए लिखना पड़ेगा।
और ये एजेंसी काफ़ी नहीं करेंगे। दे जस्ट वांट योर मनी। एक बार उनको पैसा मिल गया, फिर वो उनके जो टाइप है 2-4 यूनिवर्सिटी से, बस वहीं पे उनको आपको ट्राई करेंगे एडमिट करवाने के लिए, एंड दैट्स ऑल। तो मैं बोलूँगा कि इस ट्रैप में आपको नहीं गिरना है। आप खुद रिसर्च कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, सारा प्रोसेस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको किसी एजेंसी के ट्रैप में नहीं फंसना है। भले आपको थोड़ा रिसर्च एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, खुद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम को, बट मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप किसी एजेंसी के अंडर जा रहे हो और वहाँ पर भले आपका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है अच्छे यूनिवर्सिटी में, बट उस एजेंसी के चलते आप किसी छोटे मोटे कॉलेज में आपको फिर एडमिशन मिल जाएगा, या फिर कभी कभी तो रिजेक्शन भी आ जाता है। काफ़ी इंप्लॉइज या स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जापान में पढ़ाई करने के लिए अगर आप आ रहे हो तो आपको इंग्लिश जॉब मिल जाएंगे, या फिर जो अभी इंडिया से जापान में जॉब अप्लाई करने का सोच रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश जॉब अवेलेबल है और उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। देखो, इंग्लिश जॉब जापान में है, बट दिक्कत ये है कि वो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। 100 में से 1 या 2-4 कंपनीज ऐसे होंगे जहां पर आपको पॉसिबली, अगर आपका स्किल बहुत ज़्यादा है, अगर आपको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास में बहुत स्किल सेट है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इंग्लिश रोल में उस जॉब में आपको एक्सेप्टेंस हो जाएगा। बट ज़्यादातर केस में आपको जापानीज़ आना ज़रूरी है। अगर आप प्रोडक्शन में आ रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी में, आर्ट्स में, मीडिया में, फिनांस में, कोई भी फील्ड में अगर आप जापान में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसके लिए मैंडेटरी जापानीज लैंग्वेज लगने वाली है। और रिसेंटली एक नया रूल आया है N2 का। अभी इससे भी काफ़ी लोग अभी डरे हुए कि यार N2 चाहिए अभी हर जॉब के लिए, तो ऐसा नहीं है। हर रोल के लिए N2 आपको नहीं चाहिए। जहाँ पर आपका कस्टमर फेसिंग रोल है, जहाँ पर आपको जापानीज यूज़ करना है टीम में, मीटिंग्स में, बॉस के साथ में, टीम मेंबर्स के साथ में, कस्टमर के साथ में, तब आपको N2 ज़रूरी है। बट कुछ रोल्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जापानीज बात करना है बस आपके टीम मेंबर से, या फिर थोड़ा बहुत अपडेट्स आपको देना है और पूरा काम आपका इंग्लिश में होगा, तो वो केस में आपका N4 या N3 चल जाएगा। बट आपको JLPT होना ज़रूरी है। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट N3 लेवल तो आपको रखना ही है। जापान में वीज़ा के रूल भी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी स्टूडेंट्स या फिर जो जापान में अभी जॉब करने के लिए रिसेंटली आए हैं, वो वीज़ा रूल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर हम फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की बात करें, वो एज ए स्टूडेंट जापान में पढ़ाई कर रहे हैं और उनको ये होता है कि लाइक वर्क टाइम जो होता है पार्ट टाइम का, वो 28 आवर्स होता है। बट अगर वो 2 पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जैसे कि 30 या फिर 40-50 मिनट्स एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, और अगर उनको लग रहा है कि यार किसी को पता तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली अकाउंट में नहीं कैश से पैसा ले रहे हैं, स्टिल वो इलीगल है। अगर आप ऐसा करोगे तो दिक्कत पता है क्या होने वाली। जब आपका वीज़ा रिन्यू होगा या फिर आपको फुल टाइम जॉब मिला, तो आप इमिग्रेशन ऑफिस में जाओगे उसको रिन्यू करवाने के लिए, फिर चेंज करवाने के लिए। वो टाइम इमिग्रेशन ऑफिस के पास में आपका पूरा कट्टा चिट्टा होता है, उनके पास में सब डेटा होता है आपका। और अगर उनको थोड़ा बहुत भी ऐसा मिल गया कि यार आपका कुछ गड़बड़ है, तो आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा, आपका वीज़ा चेंज भी नहीं होगा। और जॉब करते वक्त आपको टैक्सेस भी देना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं, वो आपको टाइम पे देना पड़ता है। हर साल आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने डिले कर दिया, अगर आपने लेट किया या फिर आपने भरा ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि चलो मैं 15 दिन 1 महीना डिले करके पे कर दूं, बट मैंने पे तो किया है। बट नहीं, अगर आप डिले भी कर रहे हो तो जब आप वीज़ा रिन्यूअल कराओगे, समझ लो आपका 5 साल का वीज़ा है और आपने किसी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आपने टैक्सेस नहीं भरे और फिर आप 5 साल के बाद में रिन्यूअल कराने के लिए जा रहे हो, उनके पास में सब डेटा होता है आपका, और वो टाइम पे फिर दिक्कत आएगी। वीज़ा रिन्यूअल एक तो होगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं रूल, तो आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आपका प्लान है कि जापान में PR अप्लाई करना है आने वाले साल में, तो वो टाइम पे तो ये जो रूल है टैक्सेस टाइम पे भरने का, ये बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाता है। अगर आपने एक बार भी टैक्सेस मिस कर दिया या डिले कर दिया, आपको आपका PR नहीं मिलेगा। अभी बात करते हैं टैक्सेस के बारे में। अभी देखो, जापान में ना 30-40% टैक्स आपको आपके सैलरी के हिसाब से देना पड़ेगा। जो रेंज आपका सैलरी का, फॉर एग्जांपल 3 मिलियन to 5 मिलियन है, तो उसका एक टैक्स अमाउंट होता है। अगर आपका 5 to 8 मिलियन है या फिर 8 to 12 मिलियन है, तो उस हिसाब से आपका टैक्सेस कटेगा। बट तो मेनली टैक्सेस में आपका इनकम टैक्स, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस ये कटने वाला है, और साथ ही में रेसिडेंस टैक्स भी कटता है। तो फर्स्ट ईयर आपका रेसिडेंस टैक्स नहीं कटेगा, बट नेक्स्ट ईयर से आपको रेसिडेंस टैक्स भी देना पड़ सकता है, जो कि होता है ऑलमोस्ट 20 to 25,000 डिपेंडिंग ऑन आपका सैलरी कितना है और आपका घर कैसा है, कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपको टैक्सेस भी देने पड़ सकते हैं। और दूसरा होता है डिपेंडेंट टैक्स डिडक्शन। बट आप जापान में टैक्स बचा भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक टैक्स होता है डिपेंडेंट टैक्स, जिससे आप आपका टैक्स रिटर्न भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका इंडिया में कोई डिपेंडेंट है, जैसे कि आपके मदर, फादर या कोई आपका स्पाउस है, बच्चे हैं जो कि इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आपके मॉम डैड को आप ईयरली या मंथली पैसा भेज रहे हो, तो उसके ऊपर आप जापान में टैक्स रिटर्न ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो भी पैसा आप भेज रहे हो उस पे आपको जो भी रिसिप्ट है वो एक तो रखना है आपके पास में। एंड ईयर एंड में जब आप टैक्स एडजस्टमेंट एप्लीकेशन सबमिट करोगे, जो कि हर साल आपको करना पड़ेगा, भले आपको डिडक्शन अलाउंस लेना है नहीं लेना है, बट स्टिल एवरी ईयर आपको
सबमिट करना पड़ेगा, उसके अंदर आप ये मेंशन कर दो कि आपने आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को आपने इंडिया में पैसे भेजे हैं, कितने भेजे हैं, उसका रिसिप्ट वगैरह लगा दो और उसके ऊपर आपको टैक्स रिटर्न मिल जाएगा। तो मैक्सिमम 50,000 से 60-70,000 येन आपको उस पर टैक्स रिटर्न मिल जाता है। तो मैं भी घर पे मॉम डैड को पैसे भेजता हूँ, तो उसके लिए मैं भी टैक्स रिटर्न के लिए जब भी मैं पैसे भेजता हूँ रिसिप्ट वगैरह में जमा कर देता हूँ और उसके ऊपर मुझे टैक्स रिटर्न मिल जाता है। तो ऐसे भी आप पैसे सेव कर सकते हो। काफ़ी इंडियंस जो जापान में रहते हैं उनको ये पता ही नहीं कि वो टैक्स रिटर्न भी कर सकते हैं और फिर वो सालों तक उनको पता नहीं होता है, फिर हर साल वो बहुत पैसा इसमें ही लॉस कर देते हैं। नेवर साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट ब्लाइंडली। आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल जिम में जा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस या अपार्टमेंट का या और भी कोई अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, आपको जापानीज तो आएगी नहीं पढ़ना, तो आप ब्लाइंडली उस पर साइन कर दोगे। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है। एक तो आप क्या करो, गूगल ट्रांसलेट लो, उसको ट्रांसलेट करो और ठीक से पढ़ लो। होगा क्या, आप ब्लाइंडली उसको साइन कर दोगे बट उसमें कुछ एक दो क्लॉज ऐसे होते हैं जो कि बाद में चल के दिक्कत पैदा कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। वो होंगे लीगल, कॉन्ट्रैक्ट सब प्रॉपर लिखा होगा, बट आगे चल के होगा क्या कि आप बोलोगे अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो आपने पहले बताया नहीं था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले आप उसको गूगल ट्रांसलेट कर लो, ठीक से पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद में ही आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो साइन करना। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप कोई शॉप में भी जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कटिंग करने के लिए जा रहे हो, जस्ट आप जापान में आए हो रिसेंटली और आप कटिंग करने के लिए जा रहे हो, तो पहले आप वहाँ पे रेट देख लो, बाहर लिखे होते हैं। रिसेंटली काफी इंडियंस अभी आ रहे हैं जापान में, टूरिस्ट ज्यादातर, और जो रिसेंटली जस्ट आए हैं वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और जाते हैं कटिंग करवाने के लिए, और फिर जब वो रेट बताता है तो अरे ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, और फिर उनसे बहस करने लगते हैं, बार्गेनिंग करने लगते हैं। एक ही मैंने रिसेंटली वीडियो देखा था जहाँ पर एक टूरिस्ट अंकल घूमने के लिए आए, कटिंग करने के लिए गए और रेट था 10,000 ही। जापान में 5 से 8,000 इन तो लाइक एवरेज है यहाँ पे कटिंग करवाने के लिए। मैं भी करवाता हूँ कटिंग, मेरा भी 10-12 हज़ार जाता ही है। वो चले गए और उनसे बार्गेनिंग करने लगे कि भाई कम करो पैसा, मैं इतना नहीं दूंगा, तुम तो लूट रहे हो मुझे। तो ऐसे हरकतें आप ना करना जापान में आने के बाद में। पहला ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, दुकान में जाने से पहले बाहर सब रेट वगैरह लिखे होते हैं वो ठीक से पढ़ लो, ताकि आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करो। क्योंकि जापानीज लोग जो होते हैं वो काफी डॉक्यूमेंटेशन को लाइक फॉलो करते हैं, जो भी कुछ होता है डॉक्यूमेंटेड करके रखते हैं पहले कि भाई तुम पहले क्लियर कर लो। बट हमारे साइड से भी हमने थोड़ा इनिशिएटिव लो, ठीक से उसको पढ़ो, भले ही जापानीज नहीं आती, गूगल ट्रांसलेट यूज करो, बट सोच समझ के सब होने के बाद ही आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। और लास्ट और सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो इंडियंस आ रहे हैं रिसेंटली जापान में वो करते हैं, दे आर कमिंग विदाउट एनी गोल। मैं मेरे हर व्लॉग में, हर वीडियो में आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको जापान में आने से पहले आपका एक विजन क्लियर होना जरूरी है। आप जापान क्यों आना चाहते हो, क्या काम है आपको, पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो, जॉब करने के लिए आ रहे हो, हाँ वो ठीक है, बट आगे आपका विजन क्या है, क्या पर्पस है जापान में ही आपको आना है। क्योंकि देखो, अगर आप पैसे कमाने के लिए आ रहे हो, या फिर आप यहाँ पे लाइफस्टाइल के लिए आ रहे हो, या फिर आप यहाँ पे बिजनेस खोलने के लिए आपका प्लान है फ्यूचर में, या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो, 2-4 साल काम करना है और वापस इंडिया में जाना है, आपका क्या विजन है आपको क्लियर होना जरूरी है। उस हिसाब से आप यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखे यहाँ पे, काफ़ी एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे रिसेंटली मैंने बात की है, उनका मेन पर्पस होता है पैसे कमाना, वो आना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए। काफ़ी इंडियंस से मैंने अभी 1-on-1 पे भी बात किया है जो कि ऑलरेडी इंडिया में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बट वो जापान में आना चाहते हैं हायर सैलरीज़ के लिए। ऑलरेडी उनके EMI इंडिया में ऑलरेडी EMI है, उनको थोड़ा पैसा उनको देना पड़ रहा है EMI के थ्रू, तो वो ऐसा सोच के आ रहे हैं कि जापान में थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाएंगे, EMI भी निकल जाएगा और अच्छा खासा सेविंग हो जाएगा। मैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड करता हूँ, पूरा कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि आप कितना कमा सकते हो, कितना आपका सेव हो सकता है, और जो भी आपका EMI है वो आप दे पाओगे क्या। तो पूरा कैलकुलेशन होने के बाद उनको लाइक रियलिटी पता चलती है कि हाँ कितना बचेगा, कितना कैसा है। तो ये हिसाब से आपको एक आपका गोल सेट करना है। अगर आप लाइफस्टाइल के लिए आ रहे हो, आपको जापान का लाइफस्टाइल जीना है, यहाँ का पीसफुल लाइफ आपको जीना है, नेचर में रहना है, ऐसा अगर आपका गोल है तो उस हिसाब से आओ। अगर आपको करियर बनाना है जापान में आके, वो उस हिसाब से आओ। पर्सनली अगर आपको जापान आना है तो आप आओ स्टेबिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, ना कि पैसे के लिए। क्योंकि जापान में जो सैलरी है वो इतनी नहीं है, दिखती है आपको इंडिया से बहुत ज़्यादा अगर आप उसको INR में कन्वर्ट करोगे, बट यहाँ पर आने के बाद में जैसे कि मैंने आपको बोला अनएक्सपेक्टेड खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं। छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको बहुत पैसा यहाँ पे देना पड़ता है और आपका जो सैलरी है वो फिर उसी में चले जाता है। अगर आपको छोटा मोटा रिपेयर भी करवाना है, अगर मेरा ये जो पीछे दीवार है, लकड़े का दीवार है, थोड़ा सा गलती से कुछ टूट फूट गया वो, तो पूरा दीवार का एक शीट होता है वो निकालना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो छोटे मोटे रिपेयर के लिए भी यहाँ पे बहुत खर्चा लगता है। तो आपको यही सोचना है कि आपको जापान में क्यों आना है, क्या पर्पस है,
क्या विजन है, तो वो हिसाब से आप यहाँ पे रह सकते हो और आपका जो ग्रोथ है उस पर आप फोकस करके यहाँ पे आपका करियर अच्छे से बना सकते हो। और आपको जाते जाते एक बोनस टिप भी दे के जाता हूँ जो कि सब लोग करते हैं और हमारे खून में है। वो एज ए इंडियन हम सब लोगों गलती करते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप बिल्कुल मत करो। वो है कंपैरिजन। देखो हम कंपैरिजन में बहुत माहिर है, हर चीज में हम कंपैरिजन करते हैं। हम जापान इंडिया को कंपेयर करते हैं, हम इंडिया कनाडा को कंपेयर करते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करते हैं। हर चीज में हमारा कंपैरिजन होता है। लाइफस्टाइल कंपैरिजन, सैलरी का कंपैरिजन, में सब्जी लेने के लिए जा रहे थे तो वो भी हम कन्वर्ट करके कंपैरिजन करते हैं। तो वो आपको कंपेयर नहीं करना है। एक कंपैरिजन हम ये भी करते हैं कि अरे मेरा दोस्त तो वहां पर है, उसको इतना सैलरी है, उसने घर ले लिया, कार ले ली, मैं जापान में हूँ, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया है। ऐसा आपको नहीं सोचना है, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सबका जो जर्नी होता है वो अलग होता है। सब लोग अलग अलग फेज से जाते हैं, सबका अलग अलग सिचुएशन होता है, उस हिसाब से उनका जर्नी तय होता है। मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ सिर्फ एक पर्सन से, अपने आप से, और वो भी कल वाले से। तो मैं कल क्या था, आज क्या हूँ, कल क्या रहूंगा, क्या ग्रोथ मुझे करना है, वो मैं अपने आप से कंपेयर करता हूँ कि मुझ में क्या कमी थी कल, जो कि मैं इंप्रूव करके थोड़ा बेटर इंसान हो सकता हूँ, बेटर स्किल अप अपने आप को कर सकता हूँ। तो एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे मैं अपने आप को कल से कंपेयर करता हूँ और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको भी सेम चीज करना है। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, ना दोस्तों से, ना पड़ोसी से, ना किसी से भी। बस अपनी लाइफ है, अपने तरीके से उसको जियो और अपनी तरीके से स्ट्रगल करो, फेस करो। प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएंगे ही। जब तक प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, आप ग्रो नहीं करोगे। प्रॉब्लम आने दो, उसको हैप्पीली फेस करो, उसमें से बाहर निकलो और आप अच्छे तरीके से ग्रो करोगे। जापान कंट्री काफी अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है। रिसेंटली आप देखते होंगे कि अभी जापान की पीएम इंडिया में जस्ट आई थी कुछ दिन पहले। काफी डील साइन हुए हैं, 1 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट अभी इंडिया जापान में हुआ है। काफी अपॉर्चुनिटीज अभी जापान में जॉब्स के लिए आने वाली है। बट ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है सिर्फ उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं जापान मार्केट के लिए। तो स्किल अप करो, अच्छी लैंग्वेज सीखो, N2 N3 एटलीस्ट सीखो। अपने आप को स्किल अप करने के बाद में राइट टाइम पे आप अप्लाई करो और जो भी अपॉर्चुनिटी है वो राइट टाइम पे आपको मिल जाएगी। बस आपको एक चीज करना है, प्रिपेयर होना है, क्योंकि जापानीज कंपनीज को, जापानीज कॉलेजेस को, मोस्टली जापान में सभी को जो लोग अच्छे से प्रिपेयर होके आते हैं उन्हीं की जरूरत होती है। भले आपके पास में थोड़ा बहुत स्किल्स कम रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके आओ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इसको सेव जरूर कर लेना, ताकि जब आप जापान में आओ ये आपको वीडियो हेल्प कर सके। मिलता हूं आपको मैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।